Assalamualaikum. Assignment of Organic Chemistry, Course Instructor Sir Atif Altaf. My name is Fatima Ali, roll number 5074, Section B, BS Chemistry Evening. And my topic is resonance and its rules. First of all, definition of resonance: the phenomena in which two or more Lewis structure can be written for a compound which is involved in identical position of atoms is called resonance. ऐसा फिनोमेना जिसमें हम एक कंपाउंड के दो या दो से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, रेजोनेंस कहलाता है। एक और इसकी डेफिनेशन है, अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। डबल एंड सिंगल बॉन्ड की रेजोनेंस को हम अल्टरनेशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसा नीचे एग्जांपल दी गई है बेंजीन की, पहली जो शेप है ये भी बेंजीन की है, इसमें रेजोनेंस होने के बाद ये इसके बॉन्ड इस तरह चेंज हो जाते हैं, दूसरी शेप में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये डबल एंड सिंगल बॉन्ड की जो अल्टरनेशन होती है ना, इससे भी हम रेजोनेंस कहते हैं। बेंजीन की ये दो फॉर्म्स हैं, रेजोनेंस फॉर्म्स, ये दो स्ट्रक्चर्स जो दिए गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। अ स्ट्रक्चर विद रेजोनेंस फॉर्म डज नॉट अल्टरनेट बिटवीन द फॉर्म्स। ऐसा स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस फॉर्म में होता है वो फॉर्म्स के दरमियान अल्टरनेट नहीं होता। इंस्टेड इट इज़ हाइब्रिड ऑफ रेजोनेंस फॉर्म्स, सो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट्स रेजोनेंस। बल्कि ये रेजोनेंस फॉर्म का हाइब्रिड होता है, तो इसलिए हम इसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बेंजीन C6H6 हैव टू रेजोनेंस फॉर्म्स विद अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बेंजीन की दो रेजोनेंस फॉर्म्स होती हैं विद अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड में, ये नीचे दिखाई भी गई हैं। इन द रेजोनेंस हाइब्रिड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑल इट्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट मिडवेज बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है ना, वो इक्विवेलेंट है और डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स के दरमियान है। ये देखें, ये भी बेंजीन के दो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड्स को देख रहे हैं कि ये इस पोजीशंस पे हैं, और रेजोनेंस होने के बाद ये बॉन्ड्स अल्टरनेट, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये भी रेजोनेंस है, बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। The rules for writing resonance structure for which contribute to a resonance hybrid are as follows. Rule number 1. रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, हाइपोथेटिकल एंड एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। Resonance structure are useful because they allow us to describe molecule radicals and ions for which a single Lewis structure is inadequate. रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम मॉलिक्यूल रेडिकल्स एंड आयंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सिंगल लेविस स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल रेडिकल्स एंड आयंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मॉलिक्यूल रेडिकल्स और आयंस को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। रूल नंबर टू ये है कि हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं उनकी वैलेंसी सेट है। ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर। For instance, in any canonical form, the maximum number of covalent bonds that an atom may have is 1 for hydrogen, 1 for halogen, 3 for oxygen, 4 for carbon and 4 for nitrogen. कैनोनिकल फॉर्म जो होती है ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हेलोजन के लिए 3 होते हैं, ऑक्सीजन के लिए 4 और कार्बन के लिए भी 4 और नाइट्रोजन के लिए भी 4 होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। Also note that when the oxygen atom is electrical, bears a negative unit charge. It has 1 covalent bonds. When oxygen atom is electrical neutral, it has 2 bonds, and when oxygen atom has a unit positive charge, it has 3 bonds. यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि ऑक्सीजन एटम के ऊपर जब एक नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जब ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। इसके एग्जांपल्स में देखें
जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, रूल नंबर 2 ये था कि तमाम एटम की जो वैलेंसी है ना वो सेटिस्फाइड है। तो स्ट्रक्चर 1 में कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसने अपने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और इस कार्बन की वैलेंसी तो हमें साफ पता चल रही है कि 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक 2 ऑक्सीजन के साथ, और एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 सेटिस्फाइड है और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी हम बॉन्ड कंसीडर करते हैं। सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी, इसमें भी तमाम एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 3 इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्यों? बिकॉज कार्बन हैज़ 5 कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जबकि स्ट्रक्चर 3 में इसके 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। Rule number 3. In writing resonance structure, we are only allowed to move electrons. The atomic nuclei must have the same position in all the canonical forms. Structure 3 below is the not a resonance structure for the alicyclic ketine, because the position of hydrogen atom has been changed. रूल 3 हमें ये कहता है कि हम एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हम मूव कर सकते हैं, लेकिन एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल में जो स्ट्रक्चर 3 है, इसमें ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज हुई हुई है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये इस स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो ऑक्सीजन था CH2, ये आगे जाके स्ट्रक्चर B में ये ऑक्सीजन O के साथ जाके अटैच हो गया, तो एटम की पोजीशन चेंज हो गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो गया, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। Rule number 4. All canonical forms must have equal number of unpaired electrons. Thus, structure 3 below is not a resonance structure for 1,3-butadiene, because it has 2 unpaired electrons, while it has 2 unpaired electrons, while the canonical forms of butadiene has no unpaired electrons. रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि कैनोनिकल फॉर्म्स में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होती है। ये एग्जांपल में देखें, एग्जांपल हमें दी हुई है 1,3-ब्यूटाडाइन की। एग्जांपल 1 में यहाँ से पाई बॉन्ड इस हाइड्रोजन में आ जाता है और इस जगह से पाई बॉन्ड इस हाइड्रोजन में शिफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर 2 में CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो 3 वाला स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, बट नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें ये बताता है कि जो ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में वो सेम प्लेन में होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन की। ये हम स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें p ऑर्बिटल सारे एक ही प्लेन में है, तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर इसे हम उल्टा देंगे तो ये इसके p ऑर्बिटल किसी और प्लेन में चले जाएंगे, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर 2 में भी इनके p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर इनके p ऑर्बिटल्स एक भी किसी और प्लेन में हुआ तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि रूल ही हमारे पास यही है कि ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में p ऑर्बिटल्स होंगे तो वो रेजोनेंस होगा, और अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो वो रेजोनेंस नहीं होगा। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमें ये बताता है स्ट्रक्चर विद द नेगेटिव चार्ज ऑन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल दैन दोज इन विच द नेगेटिव चार्ज इज ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हमें ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा तो वो मोर स्टेबल होगा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल में देखें, ये जो हमें एग्जांपल दी हुई है इसकी 2 कंडीशंस है। एक ये हमने ब्लू लाइन वाली शो की हुई है, एक कंडीशन वो है, और एक रेड लाइंस वाली है, उसकी कंडीशन एक वो है। पहले हम ब्लू लाइन वाली कंडीशन में बताती हूँ। सबसे पहले H2C के पास जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो अब हम ये रेड लाइंस वाला स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन से एक पाई बॉन्ड कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से कार्बन से पाई बॉन्ड इधर एक शिफ्ट हो जाएगा, और ये होने इसकी वजह से नाइट्रोजन में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से जब हम पाई बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, एटम है, और ये इसमें जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर नंबर 3 से, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही सूटेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सूटेबल नहीं होगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारे पास स्टेबल है और स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारे पास मोस्ट स्टेबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 में हमें बताया गया कि स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिजेंबल्स क्लोजली विद द रेजोनेंस हाइब्रिड आर स्टेबल देन दोज विद डिस्टॉर्टेड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ। इसमें हमें ये बताया गया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स इक्वल होंगे तो वो स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट स्टेबल होगा, उस स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उन स्ट्रक्चर से जिनकी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। जैसा ही हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से जो पहले 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और जो नेक्स्ट 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये जो लास्ट वाले 3 स्ट्रक्चर्स है ये लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले 2 स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर 1 and 2 are equal energy, but 3, 4 and 5 have one bond each which is longer than a normal covalent bond and therefore are less important. बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी अगर इक्वल होगी तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू उन स्ट्रक्चर से जिनमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इक्वल नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। The energy of actual molecule is always less than the calculated energy of any hypothetical contributing energy. इसमें हमें ये बताया गया कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो हाइपोथेटिकल जो हम खुद से करते हैं कैलकुलेट करते हैं उसकी निस्बत ज़्यादा उसकी निस्बत कम मतलब होती है, इज़ ऑलवेज लेस, उससे लेस होती है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल मॉलिक्यूल, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और एक्चुअल मॉलिक्यूल के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। वन मेथड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेजोनेंस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें एक मेथड हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। For example, the resonance energy of benzene can be estimated by comparing heat of hydrogenation of benzene with the cyclohexene. एग्जाम्पल में हमें ये बताया गया कि हम रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की एस्टिमेटेड कर सकते हैं, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन है उसको साइक्लोहेक्सीन से कंपेयर करके हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी फाइंड कर सकते हैं। इन बोथ केसेस सम सेम प्रोडक्ट है साइक्लोहेक्सीन इज ऑब्टेन्ड। अगर हम साइक्लोहेक्सीन को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ कंपेयर करेंगे तब भी हमें एक बॉन्ड होगा, वन डबल बॉन्ड होगा, तब भी हमें साइक्लोहेक्सीन मिलेगा और इसमें एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी 119.5 kg मोल माइनस होगी। और दूसरे स्ट्रक्चर में जब हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा होंगे और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज़्यादा होगी तब भी हमें साइक्लोहेक्सीन ही मिलेगी। और इसमें हीट ऑफ और इसमें एनर्जी ऑफ रेजोनेंस है 208.0 kg पर मोल, मतलब बहुत केसेस में हमें साइक्लोहेक्सीन ही मिलेगी, ऑब्टेन होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ हम जब साइक्लोहेक्सीन को कंपेयर करेंगे तब हमें बहुत केसेस में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, लास्ट टॉपिक। The decrease in electron density at one position accompanied by a corresponding increase at another position in conjugated compound is called resonance effect. एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो एक तरफ अगर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ पोजीशन में वो इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। द रेजोनेंस इफेक्ट लाइक द इंडक्टिव इफेक्ट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव।
इंडक्टिव इफेक्ट की तरह रेजोनेंस इफेक्ट भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एटम और ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड अ कार्बन एटम्स आर सेड टू हैव प्लस एम इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। एटम्स और ग्रुप्स, वो एटम और ग्रुप्स जो कार्बन की तरफ टुवर्ड्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम, उन्हें हम रेजोनेंस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस पॉजिटिव एम इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड डोनेट करेंगे कार्बन को तो उसे हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। एंड दोज एटम और ग्रुप्स विच ड्रा इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अ कार्बन एटम आर सेड टू हैव नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और वो एटम्स और ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से दूर मतलब अवे ड्रॉ करते हैं, कार्बन से दूर ले जाते हैं, उसको हम नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में जो एटम जेड हैं वो माइनस सी ए बॉन्ड सी एल बॉन्ड बी आर बॉन्ड आई और बॉन्ड एन एच, और जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स हैं वो बॉन्ड एन ओ टू बॉन्ड सी एन बॉन्ड सी डब्ल्यू एच। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये लास्ट टॉपिक था रेजोनेंस इफेक्ट। थैंक यू।